सोसाइटी को यदि हमें समझना है तो जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। आप एवरेज प्राइस कैसे लेते हो? टमाटर है, आज टमाटर 10 रुपए किलो है, कल टमाटर 8 रुपए किलो होगा, किसी दिन 14 रुपए किलो होगा। अब पिछले साल टमाटर के प्राइस क्या रहे तो आप क्या करोगे? सारे डेली के प्राइस को आप ऐड कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 365 से, तो एवरेज निकल जाएगी। अब किसी दिन प्राइस रहा है, अब इस साल में यदि हम कंपेयर करते हैं तो आज प्राइस रहा है 14 रुपए और पिछले साल की एवरेज है 10 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि टमाटर महंगा है? हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो एक दिन की प्राइस है। हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे ओवरऑल। जब एक साल पूरा हो जाएगा उसकी जो एवरेज निकलेगी तब हम उस एवरेज से कंपेयर करेंगे। तो ये सोसाइटी के अंदर भी ग्राफ अप एंड डाउन ये चलता रहता है। प्रोग्रेस कैसे देखी जाती है? प्रोग्रेस एक डेफिनेट हम पीरियड लेते हैं, इंटरवल्स लेते हैं, टाइम इंटरवल्स, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ हैं, तो उससे पता लगता है हमें कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही। तो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, वो प्रोग्रेस कैसे करती है? उन चीजों में करती है जिन चीजों को सोसाइटी प्रायोरिटी देती है। आज से 20, 30, 50 साल पहले चले जाओगे तो प्रायोरिटी किसको थी? भाईचारे को प्रायोरिटी थी, मिलके सब काम करते थे। शादियां कैसे होती थी? शादियों के अंदर कोई बाहर से किसी को नहीं बुलाया जाता था। शादी के अंदर खर्चा सिर्फ इतना होता था जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, उसमें भी आधी चीजें रिलेटिव से आती थी। तो ये कन्यादान की जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था कैसे थी कि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता था कि ऑल ऑफ ए सडन बच्ची की शादी के अंदर इतना पैसा लगा दे। वो तो क्या करता था, उसने जो जिन जिन को पैसे दे रखे हैं वो पैसे रिटर्न है, पूरा गांव मिलके 1-1, 2-2 रुपए देके एक अच्छा सा फंड कलेक्ट हो जाता था। किसी ने अपने घर से लस्सी भेज दी, किसी ने दूध दे दिया एक दिन के लिए, किसी ने चारपाई दे दी, 2-4 लोग चले गए मदद कराने के लिए, जिसको जो आता था वो काम किया। तो एक दिन आपने स्पेयर कर दिया। तो आपको जब आपके घर में शादी थी, आज आपने 1 दिन 2 दिन स्पेयर किया 5 शादियों के लिए। अब वो 5 लोग आपके घर में जब शादी होगी तब आ जाएंगे। तो उस समय सोसाइटी कैसे चलती थी? कोऑर्डिनेशन से चलती थी, कोऑपरेशन से चलती थी। हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। लेकिन अब क्या है, अब हमें मदद चाहिए नहीं, हमारे पास पैसा हो गया। अब मैं क्यों जाऊं उसको कहने के लिए कि तू अपने घर से लस्सी ले आइए? अमूल का है ना दही, उसकी लस्सी बनाएगा बंदा, क्यों मांगने जाऊंगा मैं? लेकिन फर्क होता है उस चीज में, यूनिटी होती है, स्नेह होता है, दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। एक आदमी गया मांगने के लिए, तो वो जिसके घर शादी हो कह रहा है उसके घर से मत लाना, वो उसके घर से भी ले आया और उसने भी इनकार नहीं किया कि ठीक है हमारी नहीं बन रही, पर ये अलग चीज है। वो गांव की, पहले क्या आता था, किसी की बेटी गांव की बेटी, ये जो कल्चर था तो उसमें क्या था, सहयोग करने की भावना होती थी। कहीं भी कोई गलत चीज होती थी तो उस पर रोक टोक लगती थी। कोई भी आदमी, गांव का बड़ा आदमी रोक देता था उसको, वहीं स्टॉप कर देता था। लेकिन आज आप रोक कर देखो, आज फर्क क्या है? यदि आपकी रियल चाची भी कह देती है, रोक देती है, तो आपकी मम्मी या आपकी मम्मी रोक देती तो आपकी चाची क्या कहेंगी? ये तो जलता है मेरे बच्चे की प्रोग्रेस से, इसको तो अच्छा ही लगती, ये तो एलिगेशन लगाता। तो ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि हम अपने तक सीमित होते चले गए, और अपने तक सीमित हो गए तो सोसाइटी ने प्रोग्रेस करनी, तो सोसाइटी कभी नहीं रुकेगी, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। लेकिन सोसाइटी हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। अब वो किस चीज के अंदर आ गई? पहले वो वैल्यूज की बात होती थी, पहले कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बात होती थी, अब मटेरियलिज्म की बात होने लग गई। अब सोसाइटी किसका रिगार्ड करती है? उसका रिगार्ड करती है द मैन हु इज हैविंग मनी। कितना भी भ्रष्ट आदमी हो, आप कोई ऑर्गेनाइज करते हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो, सामाजिक कोई सोशल करते हो, तो उसमें किस 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 व्यक्ति को बुलाते हो? आप उस व्यक्ति को बुलाते हो जो पैसा दे दे, क्योंकि समाज के अंदर फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए दे रिक्वायर सम मनी। तो मनी कहां से पूरा होगा? वो मनी ऐसे आदमी को, पैसे वाले को बुलाओ। अब वी डोंट केयर कि बाय व्हाट मीन्स ही हैज अर्न दैट मनी, चाहे उसने हमारा ही खून चूस के पैसे लिए हों, लेकिन चूंकि हमें पैसा चाहिए,
उसके पास ही इज ऑल्सो हैविंग अपॉर्चुनिटी। आप कहोगे वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि उसको पता है, गिल्ड तो है ना, कि तू किस ढंग से पैसे कमा रहा है। अपनी इमेज को साफ करने के लिए, अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी इमेज को शाइनिंग बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? वो पैसा दे रहा है। आपसे ही पैसा लिया हुआ है और आपको ही दे रहा है। तो वो जो पैसा दे रहा है वो उसको ये सेटिस्फेक्शन है कि झूठी बड़ाई हो रही है, फलाना सेठ ये ना होते तो पता नहीं क्या होता, आज इनकी बदौलत इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, इनके माता पिता भी ऐसे ही थे, सेठों की बदौलत ही दुनिया चल रही है, इनके फालतू 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 ये सारी चीजें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे व्यक्ति को स्टेज पे चढ़ने की अनुमति ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी, जिसका कोई कैरेक्टर ना हो। उसको तुरंत उतार देते थे, उतरो नीचे, तू समाज का नेतृत्व करेगा क्या? तेरी औकात है, तेरे कर्म है उस लायक? तो पहले किस चीज को, वैल्यू को प्रेफरेंस दी जाती थी। अब किसको दी जा रही है? पैसे को। हमें मतलब ही नहीं है, हमें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, उस फंक्शन में कुछ खर्चा होगा, कुछ स्वीट डिश और वो टी स्नैक्स भी हमें देने हैं बाद में लोगों को बुलाने के लिए। लोग वैसे नहीं आएंगे, लोग खाना मिल रहा है फ्री का तो वैसे आ जाएंगे लोग। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को बुला रहे हैं उसके लिए। तो हमें फंडिंग चाहिए, फंडिंग हम कैसे भी व्यक्ति को ले रहे हैं। लेकिन अब इस समय आज के दौर में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि फंडिंग ले रहे हैं बट वी विल नॉट अलाउ यू ऑन द डायस। हम आपको स्टेज के ऊपर अलाउ नहीं करेंगे, आपने फंडिंग देनी है दो, नहीं देनी मत दो। ये स्टेज पे एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसके पास भले ही पैसा ना हो बट हु कैरी सम वैल्यू, कैरी सम वेट। ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे, उसको मुख्य वक्ता बना देंगे, वो अपनी बात रखेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैसे प्रोग्रेस कर रही है? तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, जहां है वहां से आगे बढ़ेगी। सोसाइटी कभी पीछे नहीं हट रही है। आप देखो ना, आदिकाल से लेकर अब तक भी दौर चलते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, डाउन एंड फॉल्स आते हैं। एक समय अफगानिस्तान में बहुत बुरा दौर था, उसके बाद अच्छा दौर आया, फिर बुरा दौर आया, फिर अच्छा आया। वो चलती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल हमारा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही रहेगा। डायरेक्शन सोसाइटी की बदल जाती है, मेटेरियलिज्म आ गया। अब इसका नतीजा क्या है? कुंभ के अंदर 55 लाख लोग फॉरेनर्स आए। 55 लाख, हम समझो कि 55 लाख गुड़गांव से भी ज्यादा, गुड़गांव की जितनी आबादी है इससे ज्यादा लोग वहां कुंभ में आए। पूरा शहर का शहर कुंभ में आया। तो वो कौन लोग थे? क्यों आए वो? क्या आकर्षण था वहां? क्या देखने आए थे? वो यही देखने आए थे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की स्ट्रेंथ इज धर्म। धर्म ये रिलीजन नहीं, धर्म कि हम किस चीज से बंधे हुए हैं, हमारा जो मूल जो है स्वभाव है वो किस चीज से बना हुआ है। आज भी किसी के लिए, कोई भी अनजान व्यक्ति के लिए भी अपनी जान दांव पे लगा देता है, किसी को बचाने के लिए अपने को रिस्क में डाल देता है। तो ये क्या है? ये जो चीजें हो रही है ये क्या दिखा रही है? कि आज भी हमारे अंदर अच्छाई की भावना प्रिवेल करती है। नेगेटिविटी कितनी है? कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसों के लिए और सारी चीजों के लिए लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरी बात यह है, कभी भी आप कोई चीज देखते हो तो डिस्ट्रक्शन इज वेरी मच इजी एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन। एक चीज को बनाना, उसका निर्माण करना, इट टेक्स टाइम, बट टू डिस्ट्रॉय इट टेक्स फ्यू मिनट्स। चंद मिनट के अंदर ही आप उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स कम होने के बाद भी नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव लोग ज्यादा है, इवन दो कंस्ट्रक्टिव लोग फिर भी ज्यादा है। क्योंकि मैंने क्लास में पहले एक एग्जाम्पल दिया था तुम सबको कि मान लो मैं तुम्हें 10-10 हज़ार रुपये देता हूं तो तुम क्या करोगे सब?
तो 10,000 से तुम उतना ही काम कर पाओगे जितना 10,000 से हो सकता है। कोई सूझबूझ से 12,000 का कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे बात? कोई बुक्स खरीद लेगा, कोई अपने लिए कपड़े खरीद लेगा, तो जो भी आप काम करोगे वो उतनी ही वैल्यू का होगा, लगभग 10,000 का। 10,000 से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपने बहुत बार्गेनिंग कर ली, बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली, तो आप 12,000 की चीज़ 10,000 में लिया है, कोई और उसको 12,000 में लाया होगा, इतनी वेरिएशन हो सकती है। लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव आदमी के पास 10,000 आता है तो वो उससे एक पिस्टल खरीद सकता है, किसी को मार सकता है, कहीं आग लगा सकता है, बम खरीद सकता है, पेट्रोल बम खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो 10,000 की डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बड़ी है, कैन नॉट इमेजिन। लेकिन 10,000 से कंस्ट्रक्शन जो होगी वो उतनी ही वैल्यू की होगी। तो इसलिए डिस्ट्रक्शन हमें ज़्यादा दिखती भी है, दिखती भी क्यों है? क्योंकि हमारे अखबारों के अंदर उस चीज़ों का जिक्र क्यों हो रहा है? किसी ने मार दिया, किसी ने लूट लिया, वो इसीलिए जिक्र हो रहा है। दैट इज नॉट कॉमन। कॉमन चीज का जिक्र होता कि आज 500 बच्चे स्कूल पढ़ने गए, ऐसी न्यूज सुनी है कभी? नहीं सुनी। आज लोग समय से अपनी नौकरी पर पहुंचे, यहां 70% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने आज एक फर्म का दौरा किया, and during the visit I found that 90% of their employee was honest, they were dedicated, they were disciplined, they were all time। तो ये न्यूज बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अब वो वही दिखाएगी जो फ्लो के अपोजिट चल रहा है। फ्लो में चल रहा है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन कोई एक कंपनी 20 साल से चल रही है और वो बहुत अच्छे से चल रही है, तो इस चीज़ की न्यूज़ नहीं बनेगी। लेकिन किसी कारण से कोई घटना बन गई, बॉयलर फट गया, एक आदमी मर गया, ये न्यूज़ बन जाएगी, क्योंकि ये फ्लो के अगेंस्ट है। ऐसा रोज रोज होता नहीं है। और ये न्यूज़ भी क्यों दी जाती है? ये न्यूज़ दी जाती है सतर्क करने के लिए। एक पर्पज़ तो ये है कि बी अवेयर, ऐसी कोई घटना होने वाली है तो आप अपने अपनी जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान करें। ये तो इसलिए भी एक जागरूकता के लिए भी दे रहे हैं, और दूसरे इसलिए भी दे रहे हैं कि कॉमन चीज़ कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, 5,000 लड़कियों की शादी हुई इस तारीख को, जैसे कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं ना, इट विल नॉट बिकम ए न्यूज़। होने वाली सासू अपने दामाद के साथ भाग गई, इट विल बिकम ए न्यूज़। क्यों? ऐसा होता नहीं है। तो आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, समाज उस हिसाब से चल नहीं रहा है। बस वो चीज़ें हैं जिनको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब समाज कैसा चल रहा है? समाज उससे अलग चल रहा है। जिस दिन समाज ये करने पॉइंट, ये न्यूज़ बननी शुरू हो जाए, आज एक बच्ची टाइम पर स्कूल पहुंची और उसने फुल अटेंडेंस का उसको अवार्ड मिला, तो इसका मतलब बच्चे ना टाइम पे स्कूल पहुंच रहे हैं, ना ये, तो न्यूज़ बनती है। आज एक आदमी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ये किया, ये न्यूज़ बन सकती है, क्योंकि जनरली लोग बेईमानी करते हैं। ठीक है, लूट और चोरी की तो बनती है, किसी ने सामान वापस कर दिया उसकी बहुत कम बनती है। तो समझ गए आप? तो सोसाइटी कभी भी किस तरह से काम करेगी? सोसाइटी इसी ढंग से काम करेगी। और सोसाइटी के अंदर कौन से कल्चर प्रिवेल कर रहे हैं? पहले क्या होता था? पहले समाज जो होता था वो डोमिनेटिंग होता था। आज समाज डोमिनेटिंग नहीं है। आज समाज डोमिनेटिंग क्यों नहीं है? आज पैसा डोमिनेट कर रहा है। पैसा डोमिनेट कर रहा है, तो पैसे के पीछे कौन है? बिजनेसमैन है, दोज हु वांट टू ग्रो देयर मनी, वो है। तो वो समाज को चला रहे हैं। आपके मोबाइल से लेकर हर चीज बाजार बन चुकी है, मार्केट बन चुकी है। आप जो चीज देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, एक काम की चीज देख रहे हैं तो 5 उसके अंदर कमर्शियल्स देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके जहन के अंदर वो चीज डालनी है।
आज नहीं तो कल आपसे चीज वो खरीदवानी है। और यही कल्चर ऐसा है, पहले क्या होता था, पहले के दौर में पैसा होता था तो खर्च करते थे, पहले पैसा जोड़ा जाता था फिर खर्चा जाता था, और उसमें से भी कुछ पोर्शन। आज ऐसा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आज मेरे को जॉब मिली है, 20,000 रुपये की मेरी जॉब है, मेरी सैलरी 3 महीने की सैलरी स्लिप के ऊपर मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अभी तो मैं प्रोबेशन पे चल रहा हूँ, आई हैव नॉट येट बीन कन्फर्म फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अभी तो एम्प्लॉयर ने कंफर्म नहीं किया मेरी जॉब को, लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया है। और क्रेडिट कार्ड मिलते साथ मुझे ये नहीं है परवाह कि भाई मुझे पहले पक्का होना है, यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। उससे पहले मैं क्या करूँगा, सच्ची की ईएमआई बना दूंगा। क्यों? लोगों को दिखाना है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अब देखो मेरे पास मोबाइल है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास बाइक है, ये सारी चीज़ें दिखा दी उसने, समाज को दिखा दी। अब ईएमआई के बर्डन इतना बड़ा हो गया, अब उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। पहले जो टाइम हॉबी के लिए स्पेयर कर रहा था वो काटना पड़ेगा। अब वो क्या किस चीज़ में लग गया, केवल ही पैसे। घर जाके भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ये सब। और ये सब करने के बाद 5 दिन में क्या है, उसके थकान उसके बोझ के नीचे आ गया वो। और उसका बोझ क्या कर रहा है, अब उसका बोझ कर रहा है कि अब कल की छुट्टी है तो चल चिल कर। चला गया। चिल किस चीज़ से हो रही है? ड्रग्स से हो रही है, ड्रिंक से हो रही है, क्योंकि वो भुलाना चाह रहा है उसको। 5 दिन के अंदर जो उसने अनमने मन से उसने जॉब की है, उसको भुलाना चाह रहा है। यदि कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से काम करता है, उसको शौक है पढ़ने का, तो बैठ के पढ़ेगा, उसको किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बर्डन ले रहा है वो डांट से पढ़ेगा, कुछ करने के लिए पढ़ेगा, या जब तक पढ़ेगा जब तक कोई टारगेट अचीव ना कर ले, बस। फर्क है ना दोनों चीज़ों। तो सोसाइटी के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी। जैसे आप गुजर रहे हो बस के अंदर या ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर सारे कैसे हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के लोग हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा दे बिलोंग्स टू सिंगल सोसाइटी, एक ही समाज से बिलोंग करते हैं? कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कोई चीज ऐसी दिखेगी हमें, जैसे इंडियन आर्मी गाड़ी जा रही है तो सब सैल्यूट कर रहे हैं, तो दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, इससे पता लग गया। कहीं कोई मंदिर आ गया, किसी ने एक ने कहा जय श्री राम, सबने कहा जय श्री राम, या जो भी है, इसका मतलब क्या है, वो एक कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होने के बावजूद भी एक, लेकिन हम क्या करते हैं, आर्य समाज, ये समाज, वो समाज, ये जो समाज है जिसको हम सोसाइटी का नाम दे रहे हैं, वो एक्चुअली समाज नहीं है, दैट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। उसके बाद भी वो किसी के लिए बुरा नहीं कह रहे। आर्य समाजी कह रहे हैं मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है कह रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको मार काट थोड़ी रहे उसका, भाई ठीक है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मत रखने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्ति पूजा वाला है वो अपने मत रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोसाइटी किस चीज के ऊपर चल रही है? एक्सेप्टेंस के ऊपर, नॉट ऑन टॉलरेंस। टॉलरेंस समथिंग डिफरेंट। आज यदि मैं किसी चीज को टॉलरेट करता हूं तो देयर इज अ लिमिट, एक समय तक ही टॉलरेट करूंगा, लेकिन एक्सेप्टेंस है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना रमजान से दिक्कत है, ना मुझे होली से दिक्कत है, ना मुझे कावड़ से दिक्कत है, ना मुझे दुर्गा पूजा से दिक्कत है। क्यों? आई हैव एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज रह रही हैं और अलग अलग चीज रह रही हैं। तो व्हाट इज द फैक्टर दैट यूनाइट्स? क्या फैक्टर है? तो द फैक्टर इज द बाइंडिंग फैक्टर इज कल्चर। हमारा सबका कल्चर एक जैसा है, हम अलग अलग धर्म के होते हुए भी खान पान ऑलमोस्ट एक जैसा मिलेगा, बोली ऑलमोस्ट एक जैसी मिलेगी। हरियाणा का है, चाहे पंजाबी है, चाहे वो सिख है, चाहे वो यादव है, चाहे वो जाट है, और चाहे वो मुस्लिम है, कैसी बोलेगा लैंग्वेज? ऐसा थोड़ी है मुस्लिम में उर्दू बोलेगा और पंजाबी बोलेगा, वो सब हरियाणवी बोलेंगे। उड़ीसा का तो उड़ीसा। तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की अपनी रिचनेस है।
क्योंकि लैंग्वेज का जो विस्तार है वो अलग है। अब जैसे संस्कृत है, तमिल है, ये सारी लैंग्वेज कैसी है, बड़ी रिच लैंग्वेज है। ये रिच लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि लिटरेचर है, एजुकेशन है, वो सब वहाँ की लैंग्वेज को दर्शाती है। कोई लैंग्वेज कितनी गूढ़ है, कितनी गंभीर है, कितनी सक्षम है, कितनी फैलाव लिए हुए है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ये वहाँ के कल्चर पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? और जो जितना पुराना कल्चर होगा उतनी ही भाषा समृद्ध होगी। ये इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, नेगेटिव। हम अपनी लैंग्वेज से दूर होते जा रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के ऊपर डेंट लग रहे हैं। हम अपने कल्चर से भी दूर हटते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से भी दूर हटते जा रहे हैं। आज बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है हिंदी की। हिंदी पढ़ना बहुत बड़ी समस्या है। ये है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने कल्चर को छोड़कर कोई और कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला है, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश में बात करना, ये सारा वो है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदी का प्रभाव कम और अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा है। अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग उसको सीखने और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी के उसमें पिछड़ रहे हैं क्योंकि हिंदी को जरूर नहीं समझ रहे। तो सोसाइटी के बहुत सारे डायमेंशन हैं, हर जगह सोसाइटी के डायमेंशन नजर आएंगे। तो अब दो चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर सम कॉमन फैक्टर। आप सबको कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन फैक्टर है, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी। कॉमन फैक्टर हो गया। इसको हटा देते हैं, सारी चीज अलग हो गई। जैसे एक सेना, सेना जो है वो क्या है, एक यूनिट है, लेकिन जो सैनिक हैं वो अलग अलग है। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। किसी का एजुकेशन कुछ है, किसी का प्रवेश कुछ है, किसी की भाषा कुछ है, किसी का धर्म कुछ है। सब कुछ होने के बाद लेकिन हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कि ऑल दीज पीपल आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। ये देश के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज द कॉमन फैक्टर। उस कॉमन फैक्टर ने क्या कर दिया, सबको अलग अलग होते हुए भी बाइंड कर दिया। तो एक टेरिटरी, जब भी सोसाइटी की बात करते हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए कि ये जो कल्चर है ये कहां तक प्रिवेल कर रहा है। समटाइम इट इज अक्रॉस बॉर्डर्स ऑल्सो। नेपाल है, इंडिया के साथ लगता हुआ है, बंगाल के साथ बांग्लादेश लगता हुआ है, तो वहां शादियां हो रही है ना, यहां से इनकी शादी हो रही है। अब आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम शादी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर सेम है, एक्सेप्टेंस है, हमें दिक्कत नहीं हो रही। उनकी बच्ची हमारे घर में आ जाए, हमारा बच्चा उनके घर में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सोसाइटी मोर और लेस एक जैसी है। तो समटाइम अक्रॉस बॉर्डर ऑल्सो हम समाज का एक रूप देखते हैं। ठीक है, तो जब भी सोसाइटी की बात करेंगे तो एक डेफिनेट एरिया तो डिफाइन करेंगे हम कि जहां एक जैसा कल्चर हो, जहां एक जैसी बोली भाषा हो, जहां किसी भी बेसिस पे हम कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें सोसाइटी नजर आती है। सोसाइटी हमेशा ग्रो करती है, उसकी प्रोग्रेस धीरे हो सकती है। ये है, ग्रो किस डायमेंशन में करेगी वो। सोसाइटी में कुछ लोग होंगे जो अलार्मिंग काम करेंगे। सोसाइटी जब भी गलत जा रही होगी तो कुछ साइंटिस्ट, कुछ सोशल वर्कर, ये सब क्या करेंगे, ये सब ये बताने की कोशिश करेंगे यू आर मूविंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे आज एनवायरनमेंट को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ठीक है, कार्बन प्रोडक्शन को लेकर कुछ लोग सचेत कर रहे हैं ना। वो सचेत कौन कर रहे हैं? दोज हु आर थिंकर्स, दोज हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस यूनिवर्स, आगाह कर रहे हैं। तो कई बार अब सोसाइटी के अंदर फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक चीज होती है
एक आदमी इंडिविजुअल कैसे सोचता है और मास कैसे सोचता है, यहां भी दोनों चीजें अलग हो जाती है। एक इंडिविजुअल आदमी कभी भी मार काट मचाने की नहीं सोचेगा, लेकिन यदि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अकेला आदमी बहुत सोच समझ कर हिम्मत करता है, क्योंकि मास में क्या सोचते हैं, सपोर्ट है। पहली बात तो ये है कि सपोर्ट है, और दूसरी बात क्या है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एक पत्थर ही तो मारा है मैंने, तो मेरे पत्थर मारने से थोड़ी आदमी मरा है, गिल्टी कॉन्शियस नहीं है। मैंने मोटरसाइकिल तो जलाई है, क्या किया है, इतनी कारें जल गई, ये इन्होंने ये किया, ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। लेकिन अकेला आदमी आके पड़ोसी की साइकिल भी जलाएगा तो उसको 10 बार सोचना होगा कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। तो सोसाइटी को जब भी हम पढ़ेंगे तो सोसाइटी के अंदर सबसे छोटी इकाई कहां से शुरू होगी, फैमिली। इनकम, इनकम बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इनकम जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से सोसाइटी भी चेंज हो जाती है। इनकम जैसे घटती है, जब पानी नहीं था महाराष्ट्र के कुछ इलाके के अंदर, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, जमीनें सस्ते भाव में बेचनी शुरू कर दी थी, किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी थी, लोग बाग वहां से पलायन करना शुरू कर दिया था। लेकिन यदि वहीं पर एक कोई नहर पहुंच जाती है तो लोग बाग वापस जाना शुरू कर देंगे, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, लोग खरीदने की कैपेसिटी आ जाएगी, ये सारी चीज। तो सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों पे, फैमिली पे, इनकम पे, अथॉरिटी पे, पॉलिटिक्स पे डिपेंड करेगी। तो एनवायरनमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। सरकार किस तरह की है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात क्या है, सोसाइटी, चाहे मैंने वोट दी है बीजेपी को, चाहे नहीं दी, बीजेपी गवर्नमेंट है ना, रूल हरियाणा में भी है और वहाँ भी है, सेंटर में भी है, तो मैंने वोट नहीं दी तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी के बनाए हुए कानून को मैं फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट नहीं दी। या बीजेपी ये नहीं कह सकती कि इस व्यक्ति ने वोट नहीं दिए तो हम इसको राशन नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटी क्या कर रही है, किसी भी कंडीशन में उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रही है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। कानून व्यवस्था को बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हर आदमी प्रयत्नशील है, इन स्पाइट ऑफ किस उससे है। कानून व्यवस्था को मान तो रहे ना, कम से कम मैं कानून कितना ही तोड़ता हूं, लेकिन जब मेरे साथ गलत होता है तो मैं कानून की शरण में जाता हूं, नहीं जाता। तो दिस इज द फैक्टर। ये आदमी, हम कह सकते हैं भाई ये आदमी कानून को नहीं मानता। कानून को तब तक ही तो नहीं मानना जिस दिन ये कानून से ऊंचा है, या कानून की गिरफ्त में नहीं है, कानून की पहुंच में नहीं है। जिस दिन इसके साथ कुछ गलत हो जाए उस दिन कानून को मानने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि वो तब भी नहीं जाता तो हम कहते हैं कि उसका भरोसा अथॉरिटी में नहीं है। जब भी किसी के साथ गलत होता है तो वो कानून को अप्रोच करता है, तो इसका मतलब क्या है, क्या मान रहा है, वो उस अथॉरिटी को स्वीकार कर रहा है। अब यदि हम वोट कर रहे हैं तो भी हम उस अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हैं, हम अपना मैंडेट दे रहे हैं गवर्नमेंट को। वोटिंग जो कर रहे हैं 60% 70% जो वोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, 60-70% जो लोग वोट कर रहे हैं दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो वो भी एक शासन तंत्र को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी क्या है, समाज है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, सोसाइटी को जितना डीपली एनालाइज करोगे उतना। अब सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, फैमिली हो गई। फैमिली कैसे बनती है, फैमिली के अंदर एक क्लोज लूप है फैमिली। इसके अंदर एंट्री केवल 2 ही तरीके से है, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं। अब बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। बाहर का व्यक्ति यदि कोई आएगा तो 2 तरीके से आएगा, उसके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, एडॉप्शन, या तो मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं, और दूसरा रास्ता क्या है, मैरिज। इसके अलावा कोई रास्ता है? तो फैमिली क्या है, क्लोज लूप है, उसके अंदर केवल एंट्री या तो एडॉप्शन के थ्रू है और या मैरिज के थ्रू है, शादी के थ्रू है, बस इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। मैं कह सकता हूं ये सारे बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं कह सकता।
वैसे भले ही हम कह दें पूरा भारत एक परिवार है, हमारा समाज सारा एक परिवार है, ये सारी चीज़ें, लेकिन फैमिली के अंदर ये बस दो ही तरह की एंट्री है और नहीं। अब फैमिली किस तरह से ग्रो करती है, फैमिली वैल्यूज़ कितनी है, शादी कितनी कामयाब है, शादी कितनी टिकती हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है सोसाइटी को वो करती है। फैमिलीज़ में जितनी सक्सेसफुल शादियाँ होंगी उतना अच्छा समाज होगा। जितनी शादियाँ टूट रही हैं इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। यूरोप के अंदर 3 शादियाँ 4 शादियाँ एवरेज मानी जाती है, एक आदमी की लाइफ में 4 शादियाँ हो जाती हैं। वहाँ ऐसी चीज़ें सरप्राइजिंग होती हैं। वहाँ एक मेरा दोस्त बता रहा था कि एक कोर्ट केस चल रहा था, उस कोर्ट केस में एक 95 साल के व्यक्ति ने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो उसने कोर्ट में केस चल गया। उसने पूछा कि भाई आपने रेड लाइट क्यों क्रॉस करी, इस उम्र के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो, चलो यही गलत है, फिर आपने रेड लाइट भी क्रॉस कर दी। तो बोले मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी और मुझे उसके लिए जल्दी जाना था, हॉस्पिटल पहुंचना था। तो उसने कहा आपकी बीवी की एज क्या है, ये बोला 93 ईयर्स। उसकी कितनी हो गई 95 और उसकी 93। हाउ लॉन्ग यू आर मैरिड, अगला सवाल किया, तो उसने कहा फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स। मतलब एक ही शादी चल रही है इसकी, 70 साल से दे आर इन रिलेशन। तो दैट वाज अ सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर द जज। वो खड़ा हुआ और उसने सजा माफ कर दी कि 2 चीजें, एक तो इस एज के अंदर आप केयर कर रहे हो अपनी बीवी की, दिस इज द गुड थिंग, और द सेकेंड थिंग इज कि आपकी एक ही शादी आपने की है और वो शादी आपने निभाई भी है, दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग। तो आपने रेड लाइट तोड़ी ये समाज ना देखे, समाज इस चीज को देखे। तो ही वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द सोसाइटी कि ऐसे लोग भी सोसाइटी के अंदर है। तो ये न्यूज़ बन गई वहाँ, हमारे यहाँ ये न्यूज़ बनेगी इंडिया के अंदर कि मेरे बाबा ने अपनी 70th एनिवर्सरी मनाई। नहीं होगी, सबके बाबा करते हैं, इंडिया में नहीं बनेगी। अब वहाँ क्या है, उसका असर क्या है, उसका असर है लिबरेशन। हर बच्चा अपने राइट्स की बात कर रहा है, हर बच्चा अपने अधिकारों की बात कर रहा है, कर्तव्य की बात कोई कर ही नहीं रहा। तो राइट्स क्या है, मेरे को इस चीज़ का राइट है, इस चीज़ का राइट है, इस चीज़ का राइट है, आप मेरे को नहीं डांट सकते। ये क्यों है, ये इस वजह से एक टाइम के अंदर ए पापा थे, अगले टाइम के अंदर बी पापा हैं, और अगले टाइम में हो सकता है सी पापा हो। माँ भी 3-3 है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि इस समय आपके लीगल माँ बाप कौन है। बायोलॉजिकल तो खैर पता होते ही है, और बायोलॉजिकल भी कहाँ रह रहे हैं वो भी नहीं पता। तो वो जो कल्चर है वो कैसा कल्चर हो गया, वो समाज को वो नहीं कर रहा, इसीलिए वहाँ ड्रग्स, इसीलिए और चीज़ें आ गई, इसीलिए डिप्रेशन आ गया। ये क्या होते हैं, कुशन का काम करते हैं, फैमिली कुशन का काम करती है। आपकी कंबाइंड फैमिली है, कुछ हो गया काम, तो वहाँ चाचा ने आपको, आपकी मान लो आपके फादर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, चाचा के साथ है, चाची के साथ हो सकती है, बुआ के साथ हो सकती है, फूफा जी के साथ हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। आप वहाँ शेयर कर लेते हो, जो चीज़ें डिस्चार्ज हो गई, गुस्सा उस्सा, आप नॉर्मल हो गए। लेकिन वहाँ नोबडी इज देयर, तो वो क्या करेगा बच्चा, किन चीज़ों का सहारा लेगा। तो कुंभ के अंदर आने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये, इतने लोग जो कुंभ में आए वो इसी चीज़ को देखने आ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि वहाँ 60 करोड़ की जनसंख्या, यूरोप की आबादी से ज़्यादा लोग जुटे वहाँ। ऐसा क्या है कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। शहर के अंदर अखबार उठाओ ना, 40 लाख के गुड़गांव के अंदर कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं ठगी हो रही है, लेकिन यहाँ इतने दिनों तक 60 करोड़ लोग, 50 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़, जो भी है, वट एवर द फिगर में भी, इतने लोग जुटे रहे, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई। छुटपुट घटना तो कुछ आजकल हो जाती है, प्रायोजित तो हो जाती है उनको, लेकिन वैसे नहीं हुई। डिसिप्लिन वॉलेंटरी था, सारी चीज़ें थी, लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। किसी ने ऐसा नहीं किया मेरा मोबाइल चोरी हो गया, किसी ने ऐसा नहीं किया। ये स्टैम्पेड की घटना तो हो जाती है, वो तो कहीं भी किसी भी जगह हो जाती है, वो तो खैर उनकी बातें अलग है, अदरवाइज नहीं हुई वहाँ। तो वो इस चीज़ को देखने आ रहे थे कि समाज के अंदर कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है।
तो सोसाइटी जहां वॉलेंट्री काम करती है, वॉलेंट्री, वहां रूल रेगुलेशन की जरूरत बहुत कम होती है। गांव के अंदर यदा कदा ही पुलिस जाती है, क्योंकि वो आपस में ही बैठा के निपटा लेते हैं। तो जब से पैसा एक फैक्टर बना है, तो वो अभी एक बहुत सारे संगठन ने अमृत परिवार करके एक योजना शुरू की है सरकार के इनिशिएटिव पे। अमृत परिवार, अमृत परिवार कैसे? अब परिवार हो गए छोटे छोटे, तो उन परिवार में मान लो मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, तो मैं उसको क्या समझाऊंगा? भाई खत्म, भाभी खत्म, बहन खत्म, मामा खत्म, मौसी खत्म। आप सोचो, रिलेशंस भी तो खत्म हो रहे हैं ना। ये रिलेशंस क्या होते थे? ये रिलेशंस जान होती थी सोसाइटी की। इतनी दूर से शादी के लिए आ रहा है कोई, आप यहां से वहां जा रहे हो, उनको बुला रहे हो, छुट्टियों में जा रहे हो, आपका कल्चर रिच हो रहा है। मेरी एक बहन है, उसकी शादी कहीं और हो रखी है, मेरा बच्चा छुट्टियां मनाने वहां जा रहा है, उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, कोई और रिलेटिव कहीं और रह रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? ये भी अलग अलग कल्चर के अंदर बॉन्डिंग, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर अभी अमृत परिवार का जो कल्चर है, ये क्या है? अब सबके एक एक बच्चे हैं, वो बाहर चले गए। मेरी पड़ोस के अंदर 60 साल का एक बुजुर्ग है और लगभग 60 साल की उसकी पत्नी है, दोनों अकेले। कहीं कोई बुजुर्ग अकेला है, कहीं कोई महिला अकेली है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, ये क्या हो रहा है इन सारे फैक्टर्स में? ये इसके अंदर सब अकेले महसूस कर रहे हैं। दूसरा पक्ष देखो, दूसरा पक्ष क्या है? मेरा बच्चा मैंने भेज दिया बाहर नौकरी करने के लिए, ही इज ऑल अलोन, वो भी अकेला है। तो क्या कोई हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए ये हेल्प करे और इसके लिए ये हेल्प करे? हो सकता है ना। जब हम अब क्या कर रहे हैं, हम एक 5-6 फैमिली को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट की चीज़ है। जैसे अकेले तो गा नहीं सकता, इसकी आवाज़ बहुत वो है, लेकिन इसको मन कर रहा है भजन का, तो सुन तो सकता है, इंजॉय तो कर सकता है ताली बजा के उनके साथ। तो ये क्या हो गया? तो ये जो सामूहिकता है, ये हो सकती है ना। संडे को सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना लाएं, इकट्ठा बैठे, तो सोसाइटी क्या हो रही है? स्ट्रांग हो रही है, बॉन्डिंग बढ़ रही है सोसाइटी के अंदर। तो अब क्या हो रहा है? मेरा बच्चा अकेला फील नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की है, कहीं बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। हमें देखना है, हम सोसाइटी को जितना डीपली देखेंगे उतनी हमारे 1000 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सोसाइटी कैसे काम करती है? अब इसके अंदर ये बच्चा जो अकेला फील कर रहा है, शाम को ये महिला जो है, बुजुर्ग महिला है, इसने अपने घर चाय पे बुला लिया इसको, इसने 1 कप चाय पिला दी। इस 1 कप चाय के बदले में इसने कहा कि माताजी मैं शाम को वहां से आऊंगा, सब्जी मैं लेता हूँ आपके लिए। इसकी सब्जी आ गई। इसको शाम को थोड़ी देर के लिए अकेला फील नहीं हुआ, थोड़ी देर बैठ के गॉसिप्स कर लिए इसने। तो इसके लिए भी ऐसा थोड़ी है कि इसने इसको अडॉप्ट कर लिया या इसने इसको अडॉप्ट कर लिया, नहीं किया। लेकिन क्या हो गया? रिलैक्स हो गए दोनों। बच्चे के पास फ़ोन करना चाह रही है, फ़ोन लगा नहीं लगा, कई बार बिजी है नहीं बिजी है, तो ये 5 मिनट इससे बात हुए। इसमें क्या दिखा? इसमें इसको, इस महिला को अपना बच्चा दिखा, इसको अपनी दादी दिखी। हम क्या करते हैं? आइसोलेशन में 5 लड़के मिले, कमरा ले लिया, बराबर में बुजुर्ग रह रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत सारी बार इनकी मदद बहुत बड़ा फैक्टर हो जाती है, इनके अनुभव, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमें जब भी सोसाइटी को जब देखना चाहते हैं, हम इसको ऐसे देखो, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, ये लिखा हुआ था। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है? यदि हम किसी भी चीज को अलग अलग देखेंगे तो हमें उसके अंदर कमियां ही कमियां नजर आएगी, लेकिन किसी चीज को इकट्ठा देखेंगे, संयुक्त रूप से देखेंगे, तो कमियां नजर नहीं आएंगी। तो जब हम किसी भी राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो हमें एक नजर आता है, प्रांत के रूप में देखते हैं तो 28 या 30 जितने भी है, कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स, तो हमें 29 स्टेट्स नजर आ गए। अब 29 स्टेट्स को जब हम देख रहे हैं तो
एक एक स्टेट्स को हमने अलग कर दिया तो हमें क्या नजर आने लग गया? डिस्ट्रिक्ट नजर आने लग गया। डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया तो मोहल्ला नजर आने लग गया। 25% लोग जो होते हैं समाज के अंदर वो बिल्कुल डंप होते हैं, 50% होते हैं वो ठीक ठीक होते हैं, और 25% होते हैं वो थोड़े सुपीरियर होते हैं। और इनके अंदर भी फिर फर्दर हम कर सकते हैं, इन 25 में भी 25 बिल्कुल ही नीलबटे सन्नाटा मिलेंगे, ऐसे इन 50 के अंदर, ऐसे इन 25 के अंदर। इन 25 के अंदर जो टॉप 25 होंगे वो लीड करेंगे समाज को। अब होता क्या है, हर कोई आदमी बुद्धा की टीचिंग्स को नहीं समझ पाता, तो क्या करेगा? अब वो ये जता नहीं सकता कि मुझे उसकी चीजें समझ में नहीं आई, तो क्या करेगा? जय बुद्धा, ये जताने के लिए कि मैं बुद्धा धर्म से बिलोंग करता हूं, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता हूं, तो वो क्या करेगा? नारे लगाएगा, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध से आगे नहीं। अब उसने क्या कर दिया? उसने इनकी टीचिंग्स को तो गौण कर दिया, और किस चीज को बढ़ा दिया? बुद्धा एज सच, जो फिजिकल बुद्धा था, उस फिजिकल बुद्धा को आगे ले आई, उसकी पूजा स्टार्ट कर दी, जो कुछ है बुद्ध ही है, बुद्ध के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जब तक, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि टीचिंग्स को, बुद्धा की टीचिंग्स को समझने के लिए, उनको अपने व्यक्तित्व में लाने के लिए, अपने अंदर ढालने के लिए, वी रिक्वायर वेरी मच एनर्जी एंड पावर। हमें शक्ति की चाहिए, आराधना चाहिए, संयम चाहिए, ये हमारे अंदर है नहीं। और हम ये कहलाना नहीं चाहते कि हम धार्मिक नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? हमने मेरी बात को जो बच्चे फॉलो करेंगे वो मुझे एक तरफ रख देंगे, वो उन चीज़ों से रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो कह सकता है ना कोई आदमी कि ये सर का स्टूडेंट है, वो ही सारी बातें कर रहा है जो सर अक्सर कहते थे, एक्चुअल में ये सर का स्टूडेंट है। और दूसरा क्या कहेगा? दूसरा मेरी फोटो लगा लेगा, अपने डीपी पे लगा लेगा, शेयर कर देगा, वो क्या दिखाना चाह रहा है? कि मैं सर का स्टूडेंट हूं। तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ ये जता रहा है कि मैं स्टूडेंट हूं, इन रियल ही इज नॉट, क्योंकि उसने मेरी बातों को अडॉप्ट नहीं किया है, मेरे साथ के रिलेशन को वो पब्लिक कर रहा है। तो ये होता है हर जगह, हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसके विचार को छोड़ देते हैं। जहां हम विचारों को पकड़ लेते हैं वहां व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्यों? जो विचार है इनकी गति है, ये चलते आ रहे हैं, मोर और लेस तरीका बदलता है, लेकिन सत्य का रूप नहीं बदलता। मैं कोई चीज बताने के लिए एक एक्स एग्जाम्पल दे सकता हूं, कोई और टीचर यही बात बताने के लिए वाई एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन सिद्धांत तो वही रहेगा ना, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। उस प्रिंसिपल को मैं, मान लो न्यूटन्स लॉ पढ़ाना है मैंने, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने जो उसके 3 सिद्धांत हैं वो तो वही रहेंगे। अब उन 3 सिद्धांतों को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल कितने भी दे सकता हूं। अब जिसने समझ लिए वो तो ठीक है, और जिसने नहीं समझे तो चीजें तो फिर भी होनी है, तो क्या कहेगा? नहीं मैंने पढ़े, हाँ पढ़े बस, मैंने यहीं तक छोड़ देगा। न्यूटन्स लॉ पढ़ा है मैंने, क्लास पास कर ली ना, बिना पढ़े नहीं करी होगी ना, वो वहां तक आएगा ही नहीं, आने ही नहीं देगा आपको। तो हम क्या करते हैं? उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को, उन बातों को, उन थॉट्स को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें डिफिकल्ट लगते हैं उन पे चलना, इसीलिए हम उग्र हो जाते हैं। बुद्धा को किसी ने गाली दे दी तो हम उसको मारने के लिए तैयार हैं, बुद्धा की मूर्ति किसी ने डिस्ट्रॉय कर ली तो हम उससे बदला लेने को तैयार है, आगजनी करेंगे, ये सारी चीज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बुद्धा की टीचिंग्स को का पता ही नहीं है। हमें यदि बुद्धा की टीचिंग्स का पता होता, हमने उनको अडॉप्ट किया होता, तो हम कहते इस मूर्ति में क्या है, उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली, लेट देम, असली बुद्धा तो कहीं और है, असली बुद्धा तो उसके विचारों में बसता है। तो सोसाइटी भी, सोसाइटी को चलाने के लिए भी यहाँ क्या है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं। वो बेसिक चीजें क्या होगी? हम किसी भी चीज को चलाने के लिए, व्यवस्थित चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ आदर्श ये तय करते हैं, उन्हीं पे सोसाइटी चलती है। मानक क्या है हमारे पास कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, कौन तय करेगा?
हमारे समाज के मानक तय करेंगे। हमने समाज में मानक तय कर लिए ना। अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता है, अच्छा आदमी है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, अच्छा आदमी है। वो अच्छे आदमी की परिभाषा किसने तय करी है? कहीं आता है कि अच्छे आदमी की परिभाषा फलाने राजा ने तय की थी या इसने तय की थी? नहीं। तो अच्छे आदमी की परिभाषा तय करने वाला कौन है? समाज है। क्योंकि समाज उन चीजों को अच्छा बता रहा है और समाज कुछ चीजों को गलत बता रहा है। रेप को, मर्डर को, लड़ाई को, झगड़े को समाज गलत बताता है ना। गलत बताता है तो इसका मतलब क्या है कि सामाजिक उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरते। एक अच्छे व्यक्ति को ये नहीं करनी चाहिए चीजें। जो दूसरों की मदद करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सबके साथ मिलकर चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक आदमी है। अब इसके अंदर ये आ गया ना कि अब सामाजिक कौन है? जो सोसाइटी के सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है, सामाजिक। तो सामाजिक क्या है? सामाजिक कोई उत्सव हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। समाज मिलके कहीं पौधारोपण कर रहे हैं, वहां भी पार्टिसिपेट करेगा। और कोई काम कर रहे हैं, वहां भी पार्टिसिपेट करेगा। और कई बार लीड करना होता है आदमी को। अलवर के अंदर एक बुजुर्ग थे, उनकी आयु 90 साल के आसपास थी। वो अपने छत पे बैठते थे और ऐसे सारे घर बने हुए थे और इन घरों के पीछे पार्क था। इस पार्क में दुनिया सब छत पे चढ़ते, यहाँ कूड़ा डाल देते, कूड़े का ढेर लग गया था, इसमें से बदबू आती, घरों के अंदर आती थी। तो इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति गया, ये 90 साल का बुजुर्ग, सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ मत डाला करो, इससे नुकसान तुम्हें ही तो है, मच्छर हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है तुम्हें ही तो नुकसान हो रहा है। लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। तो अल्टीमेट क्या हुआ? जब किसी ने भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी यहाँ, तो इसने ये जगह साफ करी मेहनत करके और यहाँ पर एक पेड़ लगा दिया। अब लोगों को थोड़ी शर्म आई, उन्होंने यहाँ डालना शुरू कर दिया। इसने अगले दिन ये जगह साफ की और यहाँ एक पेड़ लगा दिया। अब थोड़े दिन तो लोगों ने लड़ाई की कि कहाँ यहाँ बगीचा लगा रहा है, ये है, कूड़ा तेरा बाप उठाएगा, कौन डालेगा, ये सब। लेकिन उसके बाद कुछ लोग साथ भी हो गए, साफ सुथरा अच्छा लग रहा है, पार्क में आने वाले लोग साथ हो गए। तो इसने धीरे धीरे करके 100 पेड़ लगा दिए यहाँ। पहले ये अकेला ही पूरे दिन धूप के अंदर पानी देता रहता था 100 पेड़ों में। फिर कुछ बच्चे जुड़ गए, कुछ और बुजुर्ग जुड़ गए और उन्होंने इस चीज को गति दे दी। पहले प्रोग्रेस वॉज स्लो, अकेला कर रहा था साफ। नाउ ही हैज गैदर्ड अ टीम, अब उसने टीम जुटा ली। अब वही काम टीम करने लग गई। तो जो काम 100 पेड़ लगाने का इसने 3 साल में किया था, अगले 3 साल के अंदर यहां 400-500 पेड़ भी लग गए और पूरा पार्क अच्छा भी हो गया। तो सोसाइटी ने क्या किया? सोसाइटी ने एप्रिशिएट किया उसको। तो सोसाइटी अच्छे कामों को एप्रिशिएट कर रही है। यदि उसकी जगह एक आदमी पेड़ तोड़ रहा होता तो कोई ना कोई रोकता ना इसको। एक पेड़ तोड़ देता, 2 तोड़ देता, तीसरा काटता, चौथा काटता, कोई शिकायत करता, कोई गुमनाम शिकायत ही कर देता, बिना नाम के कर देता, कहीं फोन ही कर देता, 4 लोगों को इकट्ठा करके ले आता। तो ये क्या? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी। अच्छे कामों के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बुरे कामों को रोक रहे हैं। तो इस तरह से तो सोसाइटी को यदि हम डीपली एनालाइज करेंगे तो सोसाइटी हर जगह आपको एक अच्छा ही नजर आएगी। आप यदि ये कहो कि अंकल मेरा पर्स गिर गया था और मुझे घर जाने के लिए ऑटो के लिए 50 रुपए चाहिए, आप 5 लोगों से कहोगे तो 5 में से 1 लोग दे देगा, कर देंगे ना मदद, 100 भी दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सबको पता है ठगी हो रही है, लूट हो रही है, फिर भी लोग मोबाइल दे देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्लोनिंग हो जाती है, सब कुछ होने के बाद भी कर देते हैं, तो भी कर देते हैं। ये ठगी क्यों हो रही है? ठगी इसलिए हो रही है कि आज भी लोग भरोसा करते हैं, आज भी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो जब तक ठगी होती रहेगी, जब तक, इसका मतलब क्या है कि ठगी हो रही है और लोग वक्त ठगे जा रहे हैं, इसका मतलब अच्छाई अभी बहुत ऊंची है, बहुत सारे लोग अच्छे, ये कम नंबर में। तो यहां
हमें क्या देखना है कि सोसाइटी जब भी वो करेगी तो सोसाइटी क्या करेगी, एथिक्स जिसकी हम बात करते हैं, एथिक्स क्या है, एथिक्स जो सामूहिक रूप से हम तय करते हैं वो एथिक्स हो जाएगा, इंडिविजुअल जो तय करते हैं वो मॉरल हो जाएगा, मॉरलिटी। मॉरलिटी अलग हो सकती है, एथिक्स अलग हो सकते हैं। तो हम जब भी समाज के साथ काम करेंगे तो किसकी बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे। तो सोसाइटी अपने लिए नॉर्म्स तय करता है, सोसाइटी अपने लिए वैल्यूज तय करती है, और उन वैल्यूज का चाहे मैं कितना भी बुरा हूं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैं चोरी करके ले आया, सपोज ये चीज चुरा लाया मैं, और मैं कितना खुश भी हूं, लेकिन यदि मेरे से कोई ये चीज चुरा ले जाएगा, चोरी की हुई भी, तो भी मुझे दुख होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं चाहे चोर हूं बट आई डोंट अप्रिशिएट। तो ये क्या है, ये वैल्यू कहां से आई है, फ्रॉम सोसाइटी। मैं कितना ही झूठ बोलूं लेकिन सुनना क्या पसंद करूंगा, सच। तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटी किस चीज पे चल रही है, सच्चाई के ऊपर। मैं 5 झूठ बोल दूं, माँ बाप झूठ बोलते हैं खूब, और बच्चा झूठ बोल देता है उसे घड़ाई कर देते हैं। आप भी अपने छोटे भाई बहन कर देते हैं, और क्या कहते हैं, मुझे झूठ से ही नफरत है और यही झूठ बोल रहे होते कि झूठ से नफरत है। तो ये जो चीज है, ये सारी चीज क्या है, ये दिखाती है कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी किस चीज को वो कर रही है। तो सोसाइटी एक बेंचमार्क बना के चलती है, उससे नीचे यदि कोई व्यक्ति है, उससे ऊपर जाएगा महान, वहां रहेगा अच्छा, उससे नीचे रहेगा तो बुरा। जितना नीचे जाएगा उतना बुरा, उतना बुरा, उतना बुरा। आप किसी भी डॉन को अपने घर बुलाना चाहोगे चाय पे, किसी हीरोइन को, किसी फुटबॉल प्लेयर को, यूपीएससी में किसी ने पोजीशन ली है उसको, कोई और सोशल वर्कर है उसको आप बुलाना चाहोगे। क्यों बुलाना चाहोगे, उनसे सीखने को मिलेगा। दूसरी, यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी दैट आई एम अ गुड पर्सन, इसीलिए मैं अच्छे को बुला रहा हूं। आप किसी बुरे व्यक्ति से मिलोगे तो चोरी छुपे मिलोगे, कोई भी गलत काम आप चोरी छुपे कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर अब भी अच्छी चीजें प्रिवेल कर रही हैं, तभी तो आप कर रहे हो ये, कि सारी चीजें सोसाइटी के अंदर कौन सी चीजें प्रिवेल कर रही है, अच्छी चीजें। जब मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी फोटो डीपी पे लगाना चाह रहा हूं जो व्यक्ति एक अच्छी इमेज रखता है, तो इसका मतलब सोसाइटी अब भी किस चीज को पसंद कर रही है, अच्छाई को पसंद कर रही है। दीज आर द फैक्टर्स, ये लिटमस टेस्ट हैं सोसाइटी के। जिस दिन मैं, कौन है, बिश्नोई को लगा, बिश्नोई की फोटो लगानी शुरू कर दूंगा, किसी और की, जो भी हैं वो, उनकी फोटो लगानी शुरू कर दूंगा, इसका मतलब अब सोसाइटी उन लोगों को अहमियत देने लग गई। तो सोसाइटी जो है ये समझने की चीज है, सीखने की चीज नहीं है। और जितना सोचोगे उतने आपके आयाम खुलेंगे। दोनों फैक्टर है ना, आप अकेले खड़े हो, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी ऑटो वाला रुक गया। दिन के अंदर हो सकता है ना रुके, रात को कोई अकेली लड़की खड़ी है, ऑटो वाला रुक रहा है, पूछ रहा है आपसे, 2 मिनट आपके पास खड़ा है, कहाँ जाओगे, ये है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें, केयर भी जुड़ी हुई है। तो सोसाइटी केयर भी करती है, आपको सचेत भी करती है, ठीक है, आपको बचाती भी है बुराई से। तो जब बचाने का काम कर रही है तो इसका मतलब सोसाइटी के अंदर अच्छाई व्यापक है। मैं वही काम तो करूंगा जो मेरे पास है। मेरे पास गालियों का भंडार है तो मैं गालियां दूंगा, मेरे पास अच्छाई है तो मैं अच्छा करूंगा। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें अनजाने में करते हैं, हमें उनका फेट पता नहीं होता इनका क्या है। जैसे एक बच्चा है, तेज वो चला रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, रात को ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर उसमें अकेला बंदा बहुत कम करेगा, 4 होंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, थ्रिल और ये सब। तो सोसाइटी कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती। सोसाइटी एक हद तक उन चीजों को, सोसाइटी में क्या था, कुशन की तरह काम करती है, एक हद तक उन चीजों को सहन करती है, उसके बाद बाउंस बैक करेगी, उसके बाद नारेबाजी होगी, उसके बाद चेंज की बात करेंगे। ये चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे और कोई तानाशाही हो, सारी चीजों के खिलाफ खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है, सोसाइटी उस चीज में ग्रो कर रही है। आज भी व्यक्ति अच्छे हैं
जब तक कोई स्वार्थ आड़े ना आए। आपको कोई चलते हुए बिना बात गाली देता है कोई, तो इसका मतलब क्या है? सोसाइटी इज एट पीस, सोसाइटी में शांति व्यवस्था है। आप बैठे हो, आपने कान में बड्स लगा रखी हैं, आप अपना एंजॉय कर रहे हो, कोई आके कहता है ये बड्स क्यों लगा रखी हैं, मेरे से बात कर? नहीं है। आपकी पर्सनल उसके अंदर, हालांकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, पर फिर भी आपकी पीस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सोसाइटी इज एट पीस। वो बात अलग है, जैसे मैंने बताया था कि एक दो लोग करेंगे। तो यूं आप देखते हो तो सोसाइटी कैसी नजर आती है, समाज कैसा नजर आता है? समाज अच्छा नजर आता है, समाज अच्छा है अभी भी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पैसे की इंपॉर्टेंस और ये बढ़ रही है, तो वो फिर हमसे क्राइम भी कराएगी, सारी चीजें भी कराएंगी। लेकिन एक समय बाद फिर वो रिवर्स साइकिल फिर रिवर्स हो जाएगी। लोग आप सोचेंगे, सिंगापुर कंट्री जो है एक समय के अंदर बहुत भ्रष्ट कंट्री होता था, चेंजेस आए, आज सिंगापुर ईमानदार कंट्रियों के अंदर टॉप 10 के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें चलेंगी उसके अंदर। पेपर मुश्किल आ रहा है तो नहीं, वो पेपर मुश्किल इसलिए आ रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, हर आदमी एम्बिशियस हो रहा है, तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे? आसान हो जाएंगे, 100 में से 100 लिया है, होता है ना आजकल, हुआ है। अब बहुत एनसीईआरटी को बड़ी दिक्कत हो गई। अब जो पहले मार्क्स थे, अब बच्चे सीट है 50 और 100 बच्चों के 100 में से 100 हैं। अब क्राइटेरिया क्या रखोगे? अब आपको एक और एंट्रेंस एग्जाम डालना पड़ेगा इसके लिए, या इसके साथ और फैक्टर्स करने पड़ेंगे। आप क्या देखोगे? जिसकी एज ज्यादा है उसको कंसीडर करो, जिसने और करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लिया उसको कंसीडर करो। तो इसलिए तो जब आसान चीजें होती है तो हर कोई एम्बिशियस हो जाता है, ये तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा। तो फिर अल्टीमेट उसको टफ करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड सीटें हो तो नहीं। फिर ये तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा दायरा उसका, और कोई तरीका है नहीं। आज दिक्कत क्या हो गई कि हम माँ बाप के सपनों को जीना शुरू कर दिया हमने। हमारे माँ बाप ऐसा चाहते हैं, सोसाइटी ऐसा चाहती है, सोसाइटी के अंदर ये है। आप अपने को मार रहे हो। आप क्या चाहते हो वो तो आपको पता ही नहीं लगता पूरी उम्र में। मैंने अपने स्कूल के अंदर, वहाँ मैंने पूछा 12th के बच्चों को बुलाकर कि भाई, एक टीचर से पूछा, इस बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा आपको क्या नज़र आता है? नहीं, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके पास 12 साल बच्चा रहा है, आपने कोई चीज़ तो अलग देखी होगी, नोटिस की होगी। हमें पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं लगती। बच्चे से पूछा कि तेरे अंदर क्या चीज़ है, कुछ कोई चीज़ अलग है तू जो सोचता हो? नहीं नहीं, क्या अलग है, बस यही है। क्योंकि उसने कभी अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, वो तो दुनिया की दी हुई चीज़ें ढो रहा है। पढ़ना है तो पढ़ना है, ये है। बच्चे की हॉबी को हमने डेवलप ही नहीं होने दिया। एक बच्चा है, मट्टी में खेल रहा है, पौधे लगा रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में है? दिख रहा है बायोलॉजी के अंदर, ये सब चीज़ें, लेकिन हमने उसको क्रश कर दिया। चल भाई सोच, 3 इडियट्स से जैसे। तो हम जब तक ये सोचते रहेंगे ना, दूसरों के सपने, दूसरों के वो सामाजिक स्टेटस, इस पे चलते रहेंगे, एक दिन आदमी थक जाता है उस पर चलते चलते। आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो काम करें, और वो काम यदि आप करेंगे तो उसमें सक्सेस भी ज़्यादा है, इंजॉयमेंट भी ज़्यादा है, बर्डन भी कम है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हम बी प्लान नहीं रखते। हम ये भी तो सोच के चलें कि 1000 सीट है, शायद कितने एग्जाम में अपीयर होते हैं बच्चे? 3 लाख 4 लाख कितने होते हैं यूपीएससी में? 9.5 लाख। अब 9.5 लाख बच्चे में 1000 सीट मान लो आप मोटी मोटी। अब 1000 सीट में रिपीटर्स भी होंगे, 1000 सीट में वो भी होंगे जो आईपीएस बने हुए हैं और आईएएस के लिए भी हैं, कुछ वो भी होंगे, 60% वो होते हैं। अब आप ये नहीं सोच रहे कि भाई मुझे चांस लेना है तो कब तक लेना है। 32 साल आपने इंतजार करते रहे, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, 32 साल के बाद फिर आप वहाँ से शुरुआत कर रहे हो। अब आपको डिप्रेशन आना ही है, क्योंकि आपने देखा आपके साथी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं अच्छे मुकाम पे। तो आप अपने लिए तय करके रखें ना कि इससे मैं ये चीज़ तो निकाल ही लूँगा, कम से कम मैं राइटर बन जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। एक चीज़ को तो रिजर्व में रख के चलोगे ना आप, तो डिप्रेशन भी नहीं होगा, आप स्विच ओवर कर जाओ उस पर। और जॉब है, पीसीएस है, और कुछ है,
कोई चीज़ तो आप डेवलप करोगे ना, जब डेवलप नहीं करोगे तो फिर वो दिक्कत रहेगी। हाँ जी, कितनी मेहनत कर लो आप, मतलब आपकी मेहनत पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन 9 लाख बच्चे भी मान लो ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। जब मैंने HJS दिया था तो मुझे पहले जिस दिन तैयारी शुरू की थी मुझे बेरेट भी नहीं पता था बेरेट क्या होता है। मैंने तैयारी करने की सोची, मैंने कहा चलो किसी ने कहा तो मैंने सोचा चलो एक चांस लेते हैं, तो मैंने तैयारी शुरू की। तो मैंने कैलकुलेशन की, मैं और एक मेरा दोस्त है वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कितने बच्चे, 15,000 बच्चे अपीयर हुए थे उस एग्जाम के अंदर और सीटें थी 111। तो मैंने उसको काट के मैंने कर दी सीटें हैं 110। तो मैं बोला ये कैसे, मैंने कहा ये एक तो फिलअप हो गई ना, ये तो रणजीत सिंह खाते में चली गई। इस कॉन्फिडेंस के साथ काम किया अपने मजे में। मुझे पता था कि इन 15,000 में से 10,000 तो नॉन सीरियस है, भर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा एग्जाम आता है। ये 5,000 में से 3,000 ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की होती है, थोड़े से सीरियस होते हैं। उन 2,000 में से एक्चुअल के अंदर जो कंपटीशन के अंदर बच्चा आ रहा है वो केवल 500 बच्चा आ रहा है। तो मुझे 5 बच्चों में से या 4 साढ़े 4 बच्चों में से एक सीट निकालनी, मेरा कंपटीशन केवल 4 से बस। तो आप 9.5 लाख मत देखो, 9.5 लाख में सीधे 8 लाख उड़ा दो। आपका जो कंपटीशन है वो रियल में 20, 30, 50,000 बच्चों से ही है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और जब इस मुकाम पे आते हो तो दूसरी चीज भी आपके हाथ में होनी चाहिए। और जिसने डिप्रेशन लेना है ना वो हर स्टेप पे डिप्रेशन लेगा। खुद से तो ये तो है ही, खुद से होता है कि खुद ही आपने अपनी सीमाएं तोड़नी होती हैं। तो सोसाइटी को हमने बहुत एक हल्के से अंदाज में इसको देखा है। अब आप इसको और डीप एनालाइज करेंगे।